मैं कह रही सर। प्रणाम सर। बैठिए आनंद जी। थैंक यू सर। आनंद जी बेसिकली कहाँ से हैं? सर जौनपुर जिले से, उत्तर प्रदेश। जौनपुर जिले से हैं। तो संक्षेप में जौनपुर जिले के बारे में हम लोगों से चर्चा कर लीजिए। सर ये एक ज़िला है जो भौगोलिक रूप से 7 जिलों से सटा हुआ है। और सर अगर ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो सर मध्यकाल में इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जौना खां के नाम से जाना जाता है, उसके सर तत्वाधान में किया था। और यहाँ की सर मुख्य नदी गोमती है, जिसके तट पर जौनपुर शहर बसा हुआ है। कुल यहाँ मिला के 5 नदी हैं जी सर। और यहाँ का सर साक्षरता 73% है। और सर जनसंख्या घनत्व 1123 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम लोग जौनपुर जाना चाहें तो हम लोग कहाँ जाएं घूमने के लिए वहाँ? सर शहर में जो अगर जाएंगे तो सर वहाँ की जो मध्यकालीन इमारतें हैं, जैसे सर अटाला मस्जिद है, शाही पुल, झंझरी मस्जिद है, जामा मस्जिद है। और सर शीतला धाम चौकिया वहाँ पे है, जो कि मान्यता है कि जो अहिर राजा थे उन्होंने इसकी स्थापना किया था जी। तो जौनपुर से अभी आए? नहीं सर, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, प्रयागराज में ही रहता हूँ सर। अच्छा, प्रयागराज में रहते हैं? कहाँ रहते हैं प्रयागराज में? सर गंगानाथ जहाँ हॉस्टल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। अच्छा अच्छा, पैदल आ गए वहाँ से? नहीं सर, रैपिडो से। रैपिडो बुक करके गए सर। रैपिडो जी। अरे वाह, क्या नंबर था रैपिडो का? माफ़ी चाहूँगा सर, 8883 8883 UP 70 8883। नहीं, गलत बता रहे, सामने दिख रहा था हम लोगों को। नहीं सर। हाँ, मैं निकाल कर, मेरे मोबाइल में सर उसका वो भी है। अच्छा जी। चलिए, धन्यवाद। आपका विषय आनंद जी इकोनॉमिक्स है। जी जी। FDI के मतलब तो आप जानते ही हैं, बाकायदा इकोनॉमिक्स आपका विषय है, जानते होंगे। FDI का भारत में कोई 3 हमको सकारात्मक प्रभाव बताइए, और FDI से क्या नुकसान है भारतीय इकोनॉमी को, जरा बता दें। सर सकारात्मक प्रभाव जैसे सर ये कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और सर यहाँ पर किसी भी निवेश के वित्त पोषण है तो कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो सर एक ये है कि कैपिटल का फंडिंग वहाँ से हो जाएगा FDI, जो कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। सर FDI सिर्फ कैपिटल ही नहीं लाता है, बल्कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को भी लेके आता है। तो सर दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नया आता है इंडिया में। और तीसरा ये है कि सर इंडिया में जो बड़े पैमाने पे सर गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब पाया जो जाता है, जो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड FDI के माध्यम से सर इन समस्याओं को सर दूर किया जा सकता है। सर नकारात्मक प्रभाव जैसे सर कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ को लेकर के है, कि कुछ केंद्र ही हैं, कुछ शहर ही ऐसे हैं जहाँ पर FDI का ज़्यादा इन्फ्लो होता है, और बिहार जैसे पिछड़े राज्य और भी हैं जैसे कि वहाँ पर इन्फ्लो कम होता है। एक निगेटिव इम्पैक्ट सर ये है। दूसरा सर कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेकर के भी सर प्रभाव है, कि पर्यावरण प्रदूषण, ये सर एक रिपोर्ट भी है, हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी सर FDI की वजह से हुआ है सर। ये इसके निगेटिव इम्पैक्ट है। आपने कहा कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या है कि भाई करेंसी के साथ या मनी के संसाधन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आती है। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बता सकते हैं जो कोई आपका मित्र राष्ट्र जो आपको यहाँ है ना इन्वेस्ट करना चाहता है, वो अपने देश की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला करके भारत में लगाया हो? सर एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ऑफसेट क्लॉज के तहत सर जैसे कि अभी निर्माण किया जा रहा है कि भारत और फ्रांस के माध्यम से, भारत और फ्रांस जो है सर जो दोनों के बीच में रक्षा समझौते हैं सर, उसमें सर ऑफसेट क्लॉज का प्रावधान है, जिसके माध्यम से यहाँ पे टेक्नोलॉजी सर लाया जा रहा है। देखिए, वो तो रक्षा संबंधित है ना। कोई भी देश अगर आर्थिक रूप से, हमारे देश में ही अगर हम कोई ऐसी इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका पब्लिक डोमेन पर फायदा दिखता है, तो हमको ऐसे लोग पब्लिक जो है कंजम्पशन से रिलेटेड चीज़ों पर करना होगा ना उसमें। यानी जो आम आदमी के उपयोग वाली वस्तुएं हैं उस पर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो आपको मैं एग्जांपल देकर बताना चाहता हूँ इसलिए कि जैसे जब विदेशी तकनीक का भारत में समावेश हुआ, देखा ये गया कि उन देशों ने अपने देश की जो द्वितीयक या तृतीयक श्रेणी की तकनीक जो वहाँ आउटडेटेड हो चुका है, उसको उन्होंने भारत में इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि आपको याद होगा
कि जिस समय वेस्पा स्कूटर आई थी, जी सर। पता है ना, तो वेस्पा स्कूटर कहाँ की थी? माफ़ी चाहूँगा सर। इटली की। जी तो इटली की जो कंपनी थी जी पियाजियो, अभी भी देखिएगा वेस्पा स्कूटर में आगे पी साइन लिखा रहता है, नीचे लिखा रहता है पियाजियो। जी सर। तो पियाजियो वहाँ की कंपनी है जी और उसने लोहिया मोटर्स लिमिटेड भारत की कंपनी थी जो मोपेड बनाने की काम करती थी, उससे कोलैबोरेशन किया और एलएमएल वेस्पा लॉन्च किया मार्केट में। जी सर। बताया जाता है कि उस समय इटली में दुनिया का सबसे तेज चलने वाला स्कूटर था गिलेरा, जी लेकिन वो टेक्नोलॉजी उसने भारत में नहीं दिया। जो उस देश में आउटडेटेड हो चुकी टेक्नोलॉजी थी उसको भारत में दी। जी सर। उसी प्रकार देखिएगा कि हीरो मोटर्स भारत में, आप लोग जन्म भी नहीं हुआ आप लोग को, मोपेड है, उसमें छोटे छोटे मोपेड बनना करते थे हीरो, और संगीता बिजलानी उसका ऐड भी करती थी। होंडा कंपनी आई और हीरो कंपनी के साथ उसने कोलैबोरेशन कर लिया, हीरो होंडा बन गया। इंडियन मोटर्स के साथ सुजुकी कंपनी ने कोलैबोरेशन कर लिया, इंडो सुजुकी बन गया। और भारत के अधिकांश संसाधनों को लूट लूट के, जैसे क्या हुआ, नेचुरल का बिजनेस तो बढ़ा। जब बिजनेस बढ़ा तो उस लाभ का बहुत सारा हिस्सा वो अपने देशों में भेजते रहे, और इसलिए कई अर्थशास्त्रियों ने, जो आर्थिक विश्लेषक हैं, उन्होंने इसको भारत का औपनिवेशिक शासन के बाद दूसरा इसको आर्थिक दोहन की संज्ञा दी। तो अभी भी लगभग वही चल रहा है पैटर्न। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का नाम बता दीजिए जो दुनिया के या आपके मित्र राष्ट्र ने, आपके सहयोगी राष्ट्र ने आपको वही टेक्नोलॉजी दी है जो उस देश में भी चल रही है। क्योंकि आपको नहीं लगता है कि जो टेक्नोलॉजी वहाँ चल रही है वही टेक्नोलॉजी अगर भारत में लाया जाए और उत्पादन होगा तो उसको अपने देश के, मतलब उसको कंपटीशन करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में स्किल लेवल बहुत सस्ता है। माफ़ी चाहूँगा सर। चलो, आपने बता दिया। ये बताइए, गिग इकोनॉमी का नाम सुना होगा, है ना? आप यूपी के अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में गिग इकोनॉमी को कहाँ तक सहायक मान रहे हैं? सर गिग इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी है सर उसको दूर करने में तो सर त्वरित सहायता तो करता है, लेकिन अगर सिक्योरिटी के लेवल पे देखा जाए, सोशल सिक्योरिटी जो श्रमिक हैं उनमें सर प्रॉपर व्यवस्था न होने पर दीर्घकालिक तौर पे सर इसको एज ए क्योर नहीं किया जा सकता है, लेकिन त्वरित तौर पे सर इसको प्रयोग किया जा सकता है। सर अभी जैसे मैं हॉस्टल सर यहाँ पे आ रहा था, रैपिडो भी सर एक गिग इकोनॉमी का ही पार्ट है, पार्ट टाइम जॉब वो भी कर रहे हैं। तो सर पार्ट टाइम जॉब तो सर उनको एज ए रिस्पॉन्स तुरंत दिया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सर ये सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन अगर इसको सोशल सिक्योरिटी के नेट से अगर जोड़ा जाएगा तो सर ये बेहतर विकल्प हो सकता है सर। क्या दुनिया के और देशों में, चूँकि आप भारत में एक तरह से क्या माइंड सेटअप ऐसा हो गया, दुनिया के और देशों में जॉब सिक्योरिटी है क्या किसी देश में? यहाँ जो है आपके उत्तर प्रदेश में, बिहार में लोगों का एक वर्जन है कि भोजपुरी समझते हैं? जी सर। हाँ, कि भाई नौकरी करम तो सरकारी, नहीं तो बैठ के बेचम तरकारी। क्योंकि यहाँ सब लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए। यहाँ ऐसे लोग कम मिलेंगे जो अपने एफर्ट से, भारत सरकार चिल्ला रही है स्वरोजगार स्वरोजगार स्वरोजगार, है ना, लेकिन स्वरोजगार के लिए कोई शुरुआत पहल करना नहीं चाहता। यहाँ के बच्चे चाहते हैं कि सरकार पहल भी कर दे, उनको बिजनेस भी शुरू करवा दे और लाभ का रास्ता भी दिखला दे, बस उसी रास्ते को चल पड़ेंगे, उसको इनिशिएट नहीं करना चाहते। तो ऐसी स्थिति में भारत में जो बेरोजगारी बनी हुई है वो यहाँ के लोगों के माइंड सेटअप से बनी हुई है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे यूपी में और बंगाल में क्या अंतर है। बंगाल में एक परिवार में अगर 4 भाई है, चारों भाई ये नहीं सोचता कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो पढ़ लिख गया और तुरंत बिना देर किए 12-15 हज़ार की नौकरी वो करने लगता है। इससे क्या होता है कि घर में अगर 4 भाई है, चारों भाई मिलकर काम कर रहे हैं, परिवार आराम से चल रहा है। यहाँ ग्रेजुएशन के बाद कॉलर खड़ा कर लेते हैं कि हम शिक्षित बेरोजगार हैं, और इलाहाबाद की धरती को तब तक चूमते रहते हैं जब तक कि इलाहाबाद की धरती उसको रिटायर न कर दे। 40 वर्ष के बाद जब वो रिटायर होकर जाते हैं तो फिर कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। सर ये मैं मानता हूँ सर एक सामाजिक मनोवृत्ति भी है सर इसके पीछे, कि प्रशासन में जाना, चाहे सरकारी नौकरी प्राप्त करना, लेकिन सर जैसा कि ऐच्छिक बेरोजगारी को ही सर बेरोजगारी माना जाता है, अनैच्छिक बेरोजगारी को बेरोजगारी नहीं माना जाता है। अगर कोई भी योग्य व्यक्ति किसी भी समय किसी रोजगार की मांग करता है, अगर उसको सर रोजगार मिलता है तो सर उसको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। क्योंकि सर उत्तर प्रदेश का ये बात सही है कुछ हद तक कि सर सामाजिक मनोवृत्ति ऐसी है कि लोग सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा रुझान करना चाहते हैं। और सर स्वरोजगार की जहाँ तक रही बात, तो सर स्टार्टअप की भी सर स्थापना किया जा रहा है।
अभी सर इलाहाबाद के ही अलग पांडे हैं जिन्होंने PW फिजिक्स वाला सर एक प्लेटफॉर्म निर्मित किया है, जिन्होंने अलग अलग तरीके से लोगों को वहाँ पर रोजगार प्रदान किया है। सर धीरे धीरे माइंडसेट भी सर चेंज हो रहा है। चलिए आनंद जी, आप लिखते हैं, आपके हॉबी में है रीडिंग न्यूज़, क्या है, हिंदी नॉवेल्स, जी सर। है ना? तो कौन सा नॉवेल अभी हाल में पढ़ा आपने? सर तो हालिया फिलहाल सर मैंने डॉक्टर तुलसी राम का, जो कि एक दलित चिंतक हैं, अच्छा अच्छा, उनका सर एक आत्मकथा है मुर्दहिया, मैंने वो पढ़ा था। क्या नाम है? मुर्दहिया। अच्छा, ये जी। क्या था उसका पूरा एसेंस? सर वो कुल मिलाकर से 7 खंडों में विभाजित है वो उपन्यास। और एक डॉक्टर तुलसीराम चूँकि एक दलित चिंतक थे, तो वो पूरा उसमें दलित जीवन की जितनी भी अपने प्रारंभिक शिक्षा से लेकर सर अंतिम तक, चूँकि एक आत्मकथा भी है सर, उपन्यास भी है। अच्छा, तो सर उसके माध्यम से सर दलित चित्रण करते हैं वो, और वो प्रारंभिक अवस्था से लेकर के अपने लेखन कार्य और प्रशासनिक पद पर वो रहे तब तक के बीच में जो कुछ भी सर उन्होंने अनुभव किया है, उसके माध्यम से सर बताया। अच्छा अच्छा। आनंद जी, आपने पुलिस सर्विस नहीं भरा है? सर मेडिकल इशू है सर। अच्छा अच्छा। आनंद, डिप्टी कलेक्टर के लिए आप प्रोबेबल हैं। डिप्टी कलेक्टर का जो पद है जी और जो SDM का पद है, जी सर। इसमें सबसे मूल अंतर क्या दिख रहे हैं? सर इसमें सर मजिस्ट्रेट पावर की भी, जैसे डिप्टी कलेक्टर सर एक टैक्स कलेक्टर के टैक्स जो संग्रहण करता है सर, उसको कहा जाता है। लेकिन जब उसको सर मजिस्ट्रेट पावर दिया जाता है, जो IPC सेक्शन में भी कुछ है, तो सर उसको एज ए SDM ट्रीट किया जाता है। दोनों एक ही पद है कि अलग अलग है? सर डिप्टी कलेक्टर के तहत से चयन होता है, उसके बाद सर ये निर्धारित किया जाता है कि एज ए SDM काम करना है या एज ए डिप्टी कलेक्टर। तो आपके जनपद में, आपके राज्य में तो बाकायदा SDM का पद अलग से निकलता है? बिल्कुल सर, वो राज्य सरकार, या जैसे सर एक जिले में जो जिलाधिकारी होता है और राज्य सरकारी दोनों मिल करके, डिप्टी कलेक्टर तो सर बहुत लोग होते हैं, लेकिन उसमें से किसको SDM बनाया जाएगा, तो सर ये जिले का जिलाधिकारी और राज्य सरकार तय करती है। सर उसको मजिस्ट्रेट पावर जब डिप्टी कलेक्टर को दिया जाएगा तो SDM के तौर पे सर काम करेगा। ठीक है। आनंद जी, अभी आपने कहा कि नोबेल, तो कौन से ऐसे उपन्यासकार हैं जिनको एक तरह से सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार के रूप में देखा जाता है? सर हिंदी के उपन्यास की मैं बात करूं तो प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद की एक उपन्यास है गोदान जी। गोदान पढ़ने के बाद आपको क्या, पढ़े हैं आपके? जी। गोदान में 2 तरह का चरित्र है, एक सामाजिक, एक गांव का चित्रण है और दूसरी तरफ शहर का चित्रण है। उसको पढ़ने से क्या लगता है, क्या ऐसी चीज़ फील होती है कि उसको पढ़ करके आप प्रशासन में सुधार करने? सर जैसे कि ये 1936 में लिखा गया था, इसके बारे में सर ये मान्यता है कि एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है ये। और इसके बारे में सर धारणा ये है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि अगर उस समय कालखंड को अगर इतिहास से हटा दिया जाए, तब भी सर गोदान एक ऐसी रचना रहेगी जिसके माध्यम से हम उस कालखंड को समझ सकते हैं। सर उसके निष्कर्ष सर ये है कि जैसे किसानों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो ऋण जाल की समस्या हो, जमींदारों से संबंधित समस्या हो, पूंजीपतियों की समस्या हो, सर इसको एड्रेस करने के लिए सर एक बेहतर वो माध्यम है। साथ ही साथ सामाजिक तौर पे जैसे बेमेल विवाह सर, और जो एक बेमेल विवाह का उदाहरण गोदान में कहाँ मिलता है, किस चरित्र में मिलता है? सर चरित्र का नाम तो सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन वो जो होरी था उसकी एक पुत्री थी, उसकी से शादी जो है शायद किसी जो एज गैप था सर वो ज़्यादा था, तो सर उसको मैं बेमेल विवाह कहना चाह रहा हूँ। गोबर जब शहर चला जाता है जी सर, तो उसके एटीट्यूड में चेंज क्या आता है? सर जैसे होरी जो है एक तरीके से शुद्ध खाटी देहाती जीवन पद्धति से जुड़ा रहा है, गोबर भी उसमें कुछ समय तक रहा, लेकिन जब वो शहर से लौट कर आता है तो उसके अंदर एक क्रांति जैसे कुछ विचार उपजते हैं, जो कि एक नगरीकरण या पूंजीकरण की हुई उपज है, जो कि एक क्रांति की भावना उसके अंदर। मिस मालती और प्रोफेसर मेहता का जो संवाद हुआ है जी, उसमें उससे आपको क्या दिखाई देता है? सर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, वहाँ प्रेम के बारे में कहा गया है,
अगर प्रेम एक खूंखार शेर है, तो ऐसे करके कुछ लाइनें हैं सर। तो एक तरीके से सर इसको मैं अगर कहूँ तो एक मध्यम वर्गीय जो मनोवृत्ति है, उच्च मध्यम वर्गीय मनोवृत्ति। लेकिन मेहता जी विवाह नहीं करते हैं। सर करते तो नहीं, लेकिन मनोवृत्ति सर उच्च वर्गीय ही है। जो सामान्य जनजीवन जैसे होरी और गोबर का जीवन सर ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वहाँ से हैं, लेकिन मालती और मेहता का सर वहाँ से संबंध नहीं है। वो चीज़ तो ठीक है। आज का पेपर आपने पढ़ा था? सर नहीं पढ़ा। अभी सर बैठा था सर, एक हेडलाइन में पढ़ पाया हूँ। क्या है हेडलाइन आज? सर ये कक्षा 8 तक के स्कूल के बच्चों को सर अब ड्रेस के साथ साथ पेंसिल और जो और भी स्टेशनरी के सामान के लिए सर उनको पैसा दिया जाएगा सर। एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स पढ़े हैं आप? जी सर। एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स जो आप पढ़ते हैं और पेपर के रूप में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स क्या है? सर एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में सर जो भी मोरल वैल्यूज हैं, लाइक वस्तुनिष्ठता का समावेशन होना चाहिए, सत्यनिष्ठा होना चाहिए, और गरीबों वंचित वर्गों के प्रति समर्पण का एक भाव होना चाहिए, न्याय की भावना होना चाहिए। सर यही एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स के अंतर्गत देखते हैं। मूल्य और नैतिकता, वैल्यू और मोरालिटी में क्या अंतर है? सर नैतिकता एक सामाजिक मापदंड है जिसको सब प्राप्त करने के लिए जो साधन होते हैं सर, वो मूल्य के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। और कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो कि सहायक होते हैं, कुछ साध्य मूल्य होते हैं। नैतिकता क्या है? सर एक मापदंड होता है समाज को संचालित करने के लिए, जो कि नियमबद्ध होता है। ये कोशिश होती है सर कि वहाँ तक। तो नैतिकता के मानदंड कहाँ से मिलते हैं? सर इसके अलग अलग स्रोत हैं सर, जैसे समाज भी इसका एक स्रोत है, संस्था भी सर इसका एक स्रोत है, और हमारे धर्म ग्रंथ भी सर इसका एक स्रोत है। भारतीय दर्शन के बारे में कुछ जानते हैं? सर 6 दर्शन मैं जो रिकॉल कर रहा हूँ, खड़ दर्शन सर है ये। खड़ दर्शन में किन 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 को रखा गया है? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग एक सर है, और मीमांसा, और एक सर कड़ाद में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, जी मालूम है? जी सर। क्या है? सर वो दुख है, दुख का कारण है, और दुख को दूर करने के लिए सर मार्ग है, और उसके बाद सर वो अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करते हैं। फिर से बता लीजिए, मौका दीजिए। दुख है, ऐसे दुख का कारण है, और दुख को निवारण है, और उसके सर लास्ट में सर निवारण के मार्ग है, जिसमें अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। अष्टांगिक मार्ग को निवारण का रास्ता माना गया। और कारण क्या है? कारण के रूप में वो क्या बताते हैं? सर कारण के तौर पे वो बताते हैं सर कि मैं सर रिकॉल नहीं कर पा रहा। द्वादश निदान सुना है? द्वादश निदान, प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद सर सुने हैं। कार्यकरण संबंध सर होता है, हर एक चीज को उत्पत्ति के लिए सर एक कारण होता है सर, इसी को प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। नहीं खैर, वहाँ दूसरी बात कही गई है। भारतीय दर्शन में नैतिकता अगर देखा जाए तो जैन दर्शन में उसकी नैतिकता क्या है? सर एक सबसे बड़ी सर, जैसे जैन दर्शन का जो नैतिक पक्ष है वो क्या है? सर अहिंसा एक सबसे बड़ा उसकी नैतिकता है, कि अहिंसा के तत्व को वो मुख्यतः मानते हैं वो लोग, और न्याय, अहिंसा, इन सब चीज़ों को सर जैनिज्म के अंतर्गत हम देख सकते हैं। ठीक है। आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है? जी सर। आप 2022 में एमए किए हैं? जी सर। 20 से 22। 20 से 22। अच्छा, एलएलबी भी किए हैं? सर एलएलबी भी सर किया 2017 से 20 के आपने उप निबंधक का पद भी इसमें डाले हैं? जी सर। 17 से 20 तक मैं एलएलबी किया था, और 16 के से मेरे ग्रेजुएट। अच्छा, आप एमए करने के बाद इस फील्ड में क्यों आना चाह रहे हैं, सिविल सर्वेंट?
सर एक तो सर ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन के स्कोप रहता है कि एक व्यक्ति एक पद पर रह करके अगर अलग अलग क्षेत्रों में सर काम करने का एक मौका मिलता है। और सर शुरुआत से सर रुचि भी रहा है इस क्षेत्र में जाने के लिए, जब 6-7 स्टैंडर्ड में सर जब पढ़ाई कर रहा था। और सर एक बेहतर नियोजन का भी सर एक स्कोप है। चलिए, कौन है इस समय छोटी? ये छोटी सर हाँ, एक नाम इकोनॉमिक श्रीमती किरण सिंह, प्रोफेसर श्रीमती किरण सिंह वर्तमान में इस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर वही है इकोनॉमिक्स की। कौन है? श्रीमती किरण सिंह। किरण सिंह है। इसके और, पहले और कौन प्रोफेसर? 2-3 प्रोफेसरों का नाम बताइए। सर प्रोफेसर प्रशांत कुमार घोष, अच्छा। प्रोफेसर मनमोहन कृष्णा। वो तो रिटायर हो गए। सर अभी एज ए चेयर गेस्ट के रूप में सर हैं, रिटायर हो गए हैं सर, एचओडी भी रह चुके हैं, लेकिन नीति आयोग के चेयर्ड प्रोफेसर के तौर पे सर अभी विभाग में हैं वो। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी देखेंगे बैंकों की विलय की बात की जा रही है, जी सर। इससे क्या फ़ायदा नुकसान होगा? सर एक बैंक मर्जर अगर होगा सर तो एक जो उपभोक्ताओं के लिए जो पहुंच की बात है सर वो उसका विस्तार होगा। और जो कैपिटल की एक सर एनपीए की जो समस्या है सर उसको भी दूर करने में एक सहायक रहेगा ये। और जो सर कंज्यूमर एक्सेसिबिलिटी सर उसमें भी सर वृद्धि होगी। तो इसका विरोध क्यों हो रहा? ऐसे विरोध सर एक तो सर एक बैंक दूसरे बैंक से अगर मर्जर होगा तो सर एक कर्मचारियों की भी सर उसमें कुछ समस्याएं हैं। और दूसरा सर टू बिग टू फेल की भी कॉन्सेप्ट है सर कि जो जितना बड़ा बैंक रहेगा सर उसके फेल होने की संभावना भी सर उतनी है। तो सर मुझे लगता है सर ये 2 वजह है जिसकी वजह से सर विरोध भी हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार ने ये विलय तो कर दिया? आप कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? सर अनुमानतः सर 12 हैं। मैं 12 है कि 8 रह गई हैं? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, जी तो सरकार जो ये कदम उठा रही है जी ये बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं लग रहा है? जी सर, व्यवहारिक तो सर नहीं है, लेकिन अगर इसके लिए सर स्टेप धीरे धीरे लगातार उठाए जाएंगे तो सर इस चीज़ को सर पूरा किया जा सकता है। एक एटीट्यूड भी सर चेंज किया जाएगा जनता का, कर्मचारियों का, तो सर इसका भी सर फायदा मिलेगा अगर ऐसा किया जाता है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि बैंकों के जो कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, इससे वर्कलोड कम भी होगा? सर बिल्कुल, अगर मर्जर करेंगे तो एक ही जगह सारी सेवाओं को, जैसे 2 अलग अलग बैंक उनकी जो 2 अलग अलग सेवाएं होंगी, अगर उनके वर्क फोर्स को एक ही प्लेस पे अगर नियोजित किया जाएगा तो सर वहाँ पे बेहतर सर्विस डिलीवरी सर होने की संभावना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, निजीकरण की बात की जा रही है और अभी आपने देखा होगा कि जो अग्निवीर आ गया, एक प्रकार से कह लीजिए कि 4 साल बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा, 25% उसमें परमानेंट हो पाएंगे, तो एक प्रकार से निजीकरण का ही रूप है। तो निजीकरण कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? सर अगर निजीकरण की सर बात किया जाए तो उसका सर एक कार्य कुशलता से सर ज़्यादा लिंक रहता है। आज प्राइवेट सेक्टर के बारे में मान्यता है कि सर वहाँ पे वर्क एफिशिएंसी पब्लिक सेक्टर की तुलना में अधिक है, तो सर एक निजीकरण की तरफ ये भी है। और दूसरा सर ये कि अगर जो सरकार का एक तरीके से जो रिसोर्सेज है, कैपिटल रिसोर्सेज हैं, अगर उसको हम ट्रांसफ़र करके निजी क्षेत्र में लेके जाएं तो सरकार और भी क्षेत्र में सर जो बचे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे सर बेहतर काम कर सकते हैं। ये आपको नहीं लगता कि सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है वेलफेयर का? जी, निजीकरण से वेलफेयर में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, सर वेलफेयर कैसे हो पाएगा? सर विरोधाभास तो जरूर लग रहा है, लेकिन एज ए स्टेट अगर फैसिलिटेटर के तौर पे काम करेगा और रेगुलेटर ना होकर सर अगर फैसिलिटेटर काम करेगा तो सर इससे कल्याण के जो लक्ष्य है सर उसको भी सर प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, गांधी जी का एक आर्थिक सिद्धांत विकेंद्रीकरण का, जी उसको वर्तमान समय में कैसे प्रासंगिक किया जा सकता है? सर ट्रस्टीशिप थ्योरी, सर वो सिद्धांत तो सर अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सर ऑक्सफैम का रिपोर्ट भी सर कहता है कि जो संपत्ति का केंद्रीकरण है वो कुछ वर्गों तक ही सर सीमित है। तो सर आज जो इनकम डिस्पैरिटीज है और इससे संबंधित जो भी समस्याएं सर उत्पन्न हो रही हैं, अगर हम गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को सर इस क्षेत्र में अगर लाएंगे तो सर सामाजिक सौहार्द भी सर मेंटेन रहेगा और जो इंक्लूसिव ग्रोथ का हमारा एक लक्ष्य है सर उसको भी सर प्राप्त करने में सर मदद मिलेगी। गुड,
जस्टिस सिद्धांत। अच्छा, उसका आज किस रूप में वो गांधी जी उसको प्रस्तुत करना चाह रहे थे, कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता था गांधी जी के समय में, गांधी जी कैसा चाहते थे इसका इम्प्लीमेंट इस रूप में हो? सर वो किसी भी संपत्ति को सर अपना एज ए केयर टेकर उसको मानते हैं, उसका मालिक नहीं मानते हैं। मतलब जो कुछ भी संपत्ति है वो एज केयर टेकर के तौर पे मेरा है, संपत्ति का मालिक मैं नहीं हूँ। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, बता दीजिए आपके अंदर कौन से ऐसे 3 गुण हैं जिसके कारण आपको चयन कर लिया जाए? सर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज़ की बात करेंगे तो सर मैं एक सत्यनिष्ठ, मेरे अंदर लगता है कि मैं सर सत्यनिष्ठ हूँ, और वस्तुनिष्ठता का भी सर गुण है, और सार्वजनिक सेवा के प्रति सर एक जो रुझान है, झुकाव सर वो भी है। ठीक है सर। थैंक यू आनंद जी। थैंक यू सर।